पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 25 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में, ये सबसे टफ पेपर माना जाता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे काफी लेंदी थे। तो अगर आप ये पेपर के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेटा ये दिया हुआ है, ये डेटा दिए हुए हैं, माध्यिका ज्ञात करें और इसके बाद यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नया माध्यिका ज्ञात करें और प्राप्त दो माध्यिकाओं का माध्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले ये डेटा, पहले इस डेटा से माध्यिका निकालिए। तो ये डेटा जो दिया हुआ है इसे हमें बदलना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, या कहें कि असेंडिंग ऑर्डर में बदलना पड़ेगा, या कहें कि बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में कर दें। तो सबसे छोटा नंबर 20 है, पहले 20 आएगा, फिर उसके बाद 30 है, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 50 और एक बार 50 और है तो 50 और हो जाएगा। 50 के बाद आएगा यहाँ पे, फिर आएगा 70, 80, 90। 70, 80 और 90। तो कितने नंबर है टोटल? दो, दो चार, छह, दो आठ, 8 नंबर है। तो माध्यिका क्या होगी? तो 8 नंबर है तो पहले 3 और लास्ट के 3 छोड़ दें और ये जो दो नंबर हैं, बीच वाले जो नंबर हैं, इनका एवरेज निकालें। तो 50 और 50, 100, 100 का एवरेज आएगा 50, या कहें 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मीडियन माध्यिका। माध्यिका आ गई जो पहले डेटा से दी हुई है। अब कह रहा है कि 30 को 120 से बदल दिया जाए। जो ये 30 है इसे 120 बना दिया जाए। तो अब जो डेटा हो जाएगा, क्योंकि 120 बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो लास्ट में आएगा 120, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 20, 40, 50, फिर 50 आ जाएगा और उसके बाद आएगा 70, 80, 90 और 120। तो अभी अब माध्यिका निकालना है तो 8 नंबर अभी भी है क्योंकि केवल 30 को बदला गया है 120। तो 8 नंबर अभी भी है। तो पहले के 3 और लास्ट के 3 छोड़ दें। लास्ट का 3 ये हो जाएगा। तो 2 नंबर ये है 50 और 70, इसी का एवरेज निकाल लें तो ये आ जाएगी जो अब नई माध्यिका होगी वो। तो ये आ जाएगा मीडियन 50 और प्लस 70, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 50 और 70, 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 60। तो 60 पहली माध्यिका था 50 और ये दूसरी जो नई माध्यिका है मीडियन न्यू, ये है 60। तो प्राप्त दो माध्यिकाओं का माध्य निकालना है तो इसमें मीन निकालना है। तो पहली माध्यिका 50 है, दूसरी 60 है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा इसका माध्य, माध्य कहें या एवरेज। तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज इसमें पूछा गया है। तो 50 और 60 ये हो जाएगा 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55। तो 55 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें मान ज्ञात करना है कि यदि a x प्लस वाई, b x माइनस वाई और c की वैल्यू दी हुई है तो इसका मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ये कुछ फार्मूला है। अगर ये सभी प्लस में होते, जैसे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, अगर ये सभी प्लस में होते तो ये हो जाता a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दो जगह माइनस है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ऐसा यहाँ पे क्या चेंज करें इनके साइन में कि ये फार्मूला बन जाए। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये 2ab के साथ, 2ab के साथ निगेटिव है और किसके साथ है, 2bc के साथ, 2bc के साथ। तो यहाँ अगर कॉमन नंबर देखें तो यहाँ पर कॉमन नंबर है b, b यहाँ पर कॉमन है। तो अगर b निगेटिव होगी तभी ये निगेटिव आएगी, तभी दोनों जगह निगेटिव आएगा। तो b ही जो है वो निगेटिव होगा, तभी इसके फार्मूले में ये निगेटिव आएगा प्लस की जगह। तो b को हम प्लस की जगह माइनस कर दें तो ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसका, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसके टर्म निकालेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये, और a b c की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे रख दें। तो a की वैल्यू x प्लस वाई,
और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई है, तो ब्रैकेट में लिख लें एक्स माइनस वाई, और सी की वैल्यू दी हुई है 2x-1 का, और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लें, एक्स प्लस वाई माइनस अंदर ले जाएं तो माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस वाई, और प्लस 2x-1 का होल स्क्वायर। प्लस एक्स माइनस एक्स तो ये कैंसिल हो जाएगा, वाई और वाई 2y, और ये 2x है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और -1, और ये होल स्क्वायर था, किया जाएगा ये। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि क्या होगी। मान लेते हैं ये दूरी है, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है और एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो एक चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा स्पीड कवर करेगी। तो मान लेते हैं ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो कम स्पीड से चल रही है, वो x दूरी कवर कर रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 80 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगी, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा कवर करेगी, तो ये x तो कवर करेगी ही, और 80 और कवर करेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी x प्लस 80, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हो गई यहाँ पर 2x प्लस 80। अगर ये ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से x किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ से टाइम निकाल लें, टाइम ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी x है और चाल 20 है, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। और दूसरे से निकालें, ये t1 समय मान लें और t2 समय, इसके कारण तो ये हो जाएगा दूरी दूरी है x प्लस 80 और चाल है 25 की, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। दोनों एक साथ मिलेंगे, उसी समय पे मिलेंगे, तो T1 का समय और T2 का जो समय होगा वो दोनों इक्वल होगा। T1 और T2 दोनों इक्वल होंगे, तो इनको दोनों को इक्वल कर दें, ये हो जाएगा x/20 इक्वल टू x प्लस 80 डिवाइडेड बाई 25। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 4, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 8 चौके 32, 320। तो x आ जाएगा यहाँ से 320, और हमें इसमें फाइंड करना है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो दूरी 2x प्लस 80 है, 2x प्लस 80 यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो 2 गुणे 320 और प्लस 80, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64, 640 प्लस 80, ये आ जाएगा 720 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक समय दिया हुआ है, इसे घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे ये फाइंड करना। अगर ये समय कुछ ऐसा दिया होता, ऐसा दिया होता, तो ये होता 5 घंटे 26 मिनट, लेकिन ये दिया हुआ है दशमलव में, दशमलव में दिया हुआ है, तो इसे हमें कैसे बदलना पड़ेगा, 5 में कुछ जोड़ रहा है तो 5 घंटे तो ये हो ही गया है। अब बचा दशमलव 26, तो दशमलव 26 को हम लिख सकते हैं 26 डिवाइडेड बाई 100, ये घंटे में है क्योंकि ये घंटे में दिया हुआ है, घंटे में, तो इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी घंटे को मिनट में बदल सकते हैं, तो ये आ जाएगा मिनट में। अब मिनट में तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसे सॉल्व करें तो 26 छंगम 156 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करें तो 15.6 दशमलव में आ गया, ये पूर्णांक में है तो 15 मिनट हो जाएगा, तो 5 घंटे 15 मिनट, और दशमलव 6 बचा है तो दशमलव 6 ये मिनट में हमने चेंज कर लिया था, तो इसे अगर हम सेकंड में चेंज करें तो इसे हम लिख सकते हैं 6/10, और मिनट में था तो इसे सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेकंड, जीरो से जीरो, और 6 गुणे 6 तो आ जाएगा 36 सेकंड, तो ये आ जाएगा 36 सेकंड। तो ये चेंज करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 5 घंटे 15 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है तो n का इकाई अंक क्या होगा, ये फाइंड करना। कोई नंबर है n, इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर देता है 3। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए उसी को हम डिवाइड करके देखते हैं कि वो 5 से डिवाइड होती है या नहीं। तो अगर कोई नंबर n है, उसकी लास्ट डिजिट मान लेते हैं अगर x है और अगर 3 इसमें रिमाइंडर बच रहा है तो नंबर क्या हो सकता है, या तो 3 खुद होगा या तो और क्या हो सकता है, 5 इसमें और कर दें और ऐड कर दें तो 8। तो 5 3 8 हो सकता है और एक नंबर हो सकता है 3। 3 तो खुद हो सकता है और 5 और इसमें जोड़ दें तो ये हो सकता है 8। तो 3 हो सकता है या तो वो हो सकता है 8। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हम इसकी भुजा निकालें ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा, एरिया 36 दिया हुआ है तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालें भुजा की तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु, तो वर्ग बना लें, एक वर्ग बना लें, ये छोटा सा वर्ग है। इसके बीच के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला एक जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो मध्य बिंदु है, इनसे एक वर्ग बना लें, ये जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए और ये ऐसे, तो ये एक वर्ग बन गया, ये वाला पार्ट ये। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इसकी भुजा अगर हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो ये जो होगा ये होगा विकर्ण या कहें डायगोनल, डायगोनल होगा। अगर इसकी भुजा x है तो d, ये डायगोनल d, ये क्या होगा, भुजा x है तो डायगोनल क्या होता है, विकर्ण। तो ये होता है x गुणे भुजा गुणे √2। और भुजा ये डायगोनल क्या दिया हुआ है, डायगोनल यही हो जाएगा इसकी भुजा, क्योंकि ये जो है पार्ट ये a है, ये वाले की भुजा है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 6, यहाँ पे 6 रख दें। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो √2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3 √2। और अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो इसकी भुजा होगी इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 √2 का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिक 9 दूनी 18 और ये सेंटीमीटर में था तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइल करने के लिए 784 वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 50 सेंटीमीटर है। तो कमरे की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो वर्गाकार फर्श है, कमरे का फर्श है और 784 वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होती है इसमें, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 50 सेंटीमीटर है। जो टाइल की भुजा है वो भी वर्गाकार है और उसकी भुजा दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें, एरिया निकाल लें उसका। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50, भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका एरिया। ये हो जाएगा एक टाइल का, एक टाइल का। और कितनी टाइलें हैं, 784। तो टोटल अगर हम कमरे का निकालेंगे एरिया, कमरे का एरिया निकालें रूम का, तो 784 टाइलें लग रही हैं वर्गाकार। तो इतने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 784। तो 784 गुणे 50 और ये 50 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं तो याद है 50 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कमरे की भुजाओं की लंबाई पूछी गई है। कमरे की भुजाओं की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, ये भी वर्गाकार है तो मान लेते हैं अगर वर्गाकार भुजा की जो भुजा है, वर्गाकार कमरे की जो भुजा है वो अगर a है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, तो 784 गुणे 50 का स्क्वायर ये आ जाएगा ए। तो 784 किसका स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा, ये होगा 28 का, और 50 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 50 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। और ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। लेकिन ये जो आंसर दिया हुआ है ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में चेंज कर लें।
तो 28 गुणे 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा मीटर में। ये आ जाएगी भुजा। ये इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे काटे तो ये आ जाएगा 14, 14 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता यदि वार्षिक ब्याज दर 3% अधिक होती। आरंभिक निवेशित राशि ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। आरंभिक निवेशित राशि हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है पी। सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, साधारण ब्याज लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लें। ये हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट आर है। साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ब्याज दर बढ़ रही है या घट रही है तो हम आसानी से यही फार्मूला लगा के वो ब्याज निकाल सकते हैं बढ़ा हुआ, और जो पहले का ब्याज है उसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जैसे हमें जरूरत है। तो जैसे इसमें कहा गया है कि 240 रुपए अधिक होता जब 3% अधिक होती ब्याज दर, तो ब्याज दर 3% बढ़नी चाहिए थी जिससे 240 रुपए ब्याज अधिक आता। तो इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 240 है तो 240, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट रेट 3 है जो बढ़ना है, और टाइम, टाइम यहाँ पे 2 साल है तो 2 साल ही रखेंगे, और डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 3 दूनी 6, 6 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 40, और प्रिंसिपल यहाँ से निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4000, 4000 रुपए। जो निवेशित राशि थी ये है 4000 रुपए। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 4 बचे। तो 6 और 4 बचना है, तो यही जो बच रहा है इसमें से घटा दें 2400 में से। तो 2400 में से 6 घटा दें, ये हो जाएगा 2394, और 1810 में कितना बचना चाहिए 4, तो 1810 में 4 घटा दें तो ये हो जाएगा 1806। तो ये जो दो नंबर आई हैं इन्हीं का अब एचसीएफ निकाल लें, वही जो बड़ी संख्या होगी जो इसमें फाइंड करनी है, तो जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएंगे और ये 6 और 4 इसमें शेष बचेगा। तो यहाँ पर हम अब क्या लगाएंगे, डिवीजन रूल। तो 1806 जो छोटे नंबर होगा उससे बड़ी नंबर को डिवाइड करेंगे, तो एक बार जाएगा तो आ जाएगा 1806, 14 में से 6 गया 8, ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, 588। अब ये शेषफल बचा तो इससे हम डिवाइड करेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो 6 त्रिक 18 3 बार जा सकता है, तो 8 त्रिक 24 2, 8 त्रिक 24 2, 26 2 आ गया, और 5 ये 15 2 17, 6 में से 4 गया 2, और 10 में से 6 गया 4, ये आ जाएगा 0। तो 42 बचे, 42 से अब हम डिवाइड करेंगे 588 को, तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1, और अब 4 बार ये 8 उतरेगा, फिर 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये आ जाएगा 0, ये 0 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो यही जो नंबर होगी जिससे ये डिवाइड हो गई है यही इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो 42 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे इसको और इसको डिवाइड करने पर 6 और 4 शेष बचेंगे। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी पूरी संख्या में यात्रियों के साथ चलती है। पहले पड़ाव पर यह 1/3 यात्रियों को उतारती है। तो पहले संख्या दी नहीं हुई है, पूरी संख्या में चल रही है, तो मान लेते हैं ये है x, x लोगों को लेकर चलती है। अब कह रहा है कि 1/3 यात्रियों को उतारती है। तो पहले अगर x था तो 1/3 को उतार दिया तो 2x/3 बचा, और 96 और यात्रियों को ले जाती है, तो 96 और लोगों को इसमें बैठा है। 1/3 तो उतार दी तो 2x/3 हो गए, और 96 और लोगों को इसमें चढ़ा दी, तो ये हो गया पहले पड़ाव का। दूसरे पड़ाव पर यह आधे यात्रियों को उतारती है। अब इतने हैं तो इसमें से आधा उतार दी तो 1/2 बचे, और कह रहा है कि 12 और यात्रियों को ले जाती है तो 12 इसमें और ऐड हो गए। अब कह रहे हैं कि यदि तीसरे स्टेशन तक जाने के लिए 248 यात्री सवार हैं, तो अब यहाँ पर ये जो संख्या है ये दिया हुआ कि 248 है। तो रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ शुरू हुई ये हमने x मान लिया है, तो x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व कर लें, 12 इधर ले जाएंगे तो 12 इधर घटाएं
तो 12 घटा दें तो ये आ जाएगा 236, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x/3 प्लस 96, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12, 1 तेईस दूनी 46, 1 7 472, 96 इसमें और घटा लें, अगर ये 100 होता तो 372 आ जाता, 4 कम हो तो 4 ज्यादा हो जाएगा 376, ये आ जाएगा 2x/3। 2 से इसे हम डिवाइड कर लें तो 19 दूनी 38, तो 2 कम है तो ये आ जाएगा 188। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 8 × 24, 2 18 × 54, 54 2 56, 564। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। लीमा के पिता की आयु लीमा से 4 गुना है। लीमा के पिता की जो आयु है वो लीमा से 4 गुना है, तो लीमा की एज मान लेते हैं ये है x। लीमा की एज x मान लिए और उसके फादर की जो एज है ये हो जाएगी 4x। आप कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु पहले 4x थी, और 4 साल पहले ये क्या हो जाएगी, 4 साल कम हो जाएगी। लीमा से 6 गुना थी, तो लीमा से 6 गुना थी, लीमा की 4 साल पहले क्या होगी, पहले x थी अभी x है, तो 4 साल पहले 4 x माइनस 4 हो जाएगी। अब यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 4x माइनस 4, और ये हो जाएगी 6x माइनस 24। तो 6x में से 4x घटेगा, ये आ जाएगा 2x, और ये माइनस और इधर जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10, और हमें क्या फाइंड करना है, पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु 4x है, तो x की वैल्यू 10 यहाँ पे रख दे तो 4 दहम्मा 40, 40 साल, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है, ये फाइंड करें। तो पहले इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लें 8, 12 और 16 का, 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 4, ये 6, ये 8, फिर 2 से डिवाइड करें, ये 2, ये 3, ये 4, फिर 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 1, ये 3 और ये 2। आप यहाँ पर केवल प्राइम नंबर बचे हुए हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 तो ये, और 3 और 2 ये प्राइम नंबर और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 एक 24 दूनी 48, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन और दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। अगर यही केवल कंडीशन होती तो 48 में हम 3 और जोड़ देते तो ये उसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दी हुई है कि वो 7 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो ये जो एलसीएम आया है 48, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक नंबर n का। और अब जो ये 3 हम ऐड कर रहे थे, जो हमें शेष चाहिए था, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 39 तो एलसीएम हो गया। एलसीएम में हम कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमेशा इन नंबरों से डिवाइड होगी। और 3 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें शेष भी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 ऐड कर रहे हैं। अब ये जो नंबर होनी चाहिए, ये जो नंबर आएगी, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर हमें तभी वो ये जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू हम पहले 1 रख लें, 1 रखें, तो 48 गुणे 1 तो 48 और 3 51, 51 को 7 से डिवाइड करें, ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। n की वैल्यू 2 रख दें, तो 48 गुणे 2 96, 96 और 3 99, 99 को 7 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगी। अब n की वैल्यू 3 रख लें, और तब तक रखना है जब तक ये 7 से पूरी पूरी डिवाइड ना हो जाए। तो 3 रखें तो 48 गुणे 3 144, 144 और 3 147, 147 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यही जो होगी 147, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 17 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 d1 इंटू d2, विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा।
तो एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमें फाइंड करना है। तो समचतुर्भुज एक ड्रा कर लें। ये समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर जो विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, ये हमेशा 90 होंगे सभी, ये सभी 90 होंगे। और ये जो विकर्ण काटते हैं, ये हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसकी भुजा 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो ये जो छोटा विकर्ण होगा सम इसका समचतुर्भुज का, ये होगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भुजा से छोटा है तो यही होगा सबसे छोटा। तो सम विभाजित करेगा तो 16 का आधा ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री है तो ये होगा इसका कर्ण। तो इसमें पाइथागोरस लगा दें। ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और प्लस इसे मान लेते हैं ये है x, ये हो जाएगा x स्क्वायर के इक्वल। तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 17 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 17 8 25, ये आ जाएगा 25। तो x निकाल लें, तो 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3, 25 का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो ये भी जो भुजा होगी ये भी 15 सेंटीमीटर। अब पूरा जो विकर्ण होगा 15 और 15 30, तो जो D2 होगा, विकर्ण 2 होगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो पहला हमें पता है ये है 16 सेंटीमीटर, दूसरा है 30। तो अब इसे सॉल्व कर लें। 8 8 3 24, तो आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से अनुपात 3:5 है। आस्था दिया हुआ है, तो लक्ष्मण और गोपाल। तो मान लेते हैं पहले 3x, तो इसका 5x हो जाएगा। पिछले वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का वर्तमान वर्ष के वेतन से अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। तो पिछले वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का वर्तमान वर्ष के वेतन से अनुपात ये दिया हुआ है। तो अब नया जो वेतन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 गुणे पहले पहले 3x था, ये हो जाएगा 4/5, 4:5 है। तो अब 5 हो गया, पहले 4 था, पहले ये 5x था, तो इसमें 5x से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या दिया हुआ है, ये हो गया प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का हो गया, क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ है तो हमने प्रेजेंट का यहाँ से निकाल लिया। ये 5 का दिया हुआ है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन 4300 रुपए है, तो लक्ष्मण का वेतन इसमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम निकाल सकते हैं लक्ष्मण का वर्तमान वेतन। तो इसमें टोटल जो वेतन दिया हुआ है वर्तमान, ये 4300 दिया हुआ है। तो 4300 ये और ये जोड़ दें, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9x/2, और प्लस ये हो जाएगा 5 × 5 = 25x/4। एलसीएम ले लें तो 4, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18x, और ये हो जाएगा 25x। तो 4300 ये इक्वल हो जाएगा 25 और 18 43x/4। 43 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगी 400। x की वैल्यू 400 होगी। और हमें चाहिए लक्ष्मण का वेतन। लक्ष्मण का वेतन ये है 3/2 गुणे 3x। यहाँ पे वैल्यू निकाल लें, 3x, x की वैल्यू यहाँ पे 400 रख दें। तो 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 200, और 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, यह आ जाएगा 1800 रुपए। 1800 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक फैक्ट्री में उत्पादन 2 वर्षों में 6600 टन के बढ़कर 7986 टन हो गया। तो वार्षिक चक्रवृद्धि की दर ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो किस रेट से ये बढ़ रहा है, इंक्रीज किस रेट से हो रहा है, अगर कंपाउंड हो रहा है तो पहले 6600 था, 2 साल बाद ये बढ़ के 7986 टन हो गया टन। तो मान लेते हैं जो वृद्धि हो रही है वो r% की हो रही है, r% की। और 100 में r बढ़ेगा, एक साल में अगर r बढ़, और अगर एक साल में r% बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा, 100
प्लस आर, एक साल में 100 प्लस आर हो जाएगा, और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड, और 2 साल में बढ़ना है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू चाहिए इतने परसेंट हो गया, इसकी वैल्यू चाहिए तो 6600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7986 के। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7986 डिवाइडेड बाई 6600। 6 से डिवाइड कर ले पहले, क्योंकि 6 और 11 का मल्टीपल है, तो 6 से पहले मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1100, और 13 छंग 78, 13 78, यहाँ 18 बचा, और 6 से 6 3 18, 6 कम 6, 1331, 11 से और डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 100, 11 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 121, तो 100 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 121/100। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 11/10। तो यहाँ पे सॉल्व करें, आर बाई 100, और 11/10 में से एक घटेगा, ये आ जाएगा 1/10, जीरो से जीरो, तो आर यहाँ से आ जाएगा 10%, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में माना गया था, तो ये आ जाएगा आर, ये आ गया 10%। तो जो वृद्धि हुई वो हो गई 10%, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दी गई अभिव्यक्ति को सरल कीजिए, सरल करना है, यहाँ पर डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का है और मल्टीप्लिकेशन का है। तो पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल लें, तो 0.25, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलना है, तो इसको, ये इसके बाद वाला जो नंबर आएगा इसे इन्वर्स करना पड़ेगा, तो 1/0.0025 गुणे 0.025 गुणे 2.5। अब इसे सॉल्व कर लें, अगर यहाँ पर देखें तो 10 का अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दें और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जो पार्ट होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ऐसे कर लें 0.25 गुणे, ये 10 का ऐसे ही है, और ये 0.025 गुणे 2.5, और ये डिवाइड में आ जाएगा 0.025, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2.5, और 2.5 ये है। अगर ये 25 होता, 25 का स्क्वायर 625 होता, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक ये अंक यहाँ है, तो एक एक दो, तो 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 6.25 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय उसे 2 से विभाजित किया और उसका उत्तर 2 प्राप्त हुआ, वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए ये फाइंड करना है। मान लेते हैं वो संख्या जिससे गुणा हो रही है वो है x, तो 2 से विभाजित किया तो उत्तर 2 प्राप्त हो गया, अगर x को 2 से डिवाइड करते तो ये उत्तर 2 प्राप्त होता, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 से गुणा करना चाहिए था लेकिन 2 से विभाजित किया गया था, तो वास्तविक उत्तर पूछा है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वास्तविक उत्तर पता हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 ये आ जाएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम कर दें तो लाभ 4% अधिक होगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्या होगा, तो क्रय मूल्य इसमें फाइंड करना है, और पहले जो दिया हुआ है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो मान लेते हैं पहले जो सीपी थी वो 100x थी, तो 20% के लाभ पर बेची जा रही, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, एसपी, ये आ जाएगी, 20% का लाभ हो रहा है तो 100x का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20x, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 20 और 100, ये हो जाएगा 120x। अब कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपए कम कर दें तो लाभ 4% अधिक होता है, तो अब जो नई सीपी होगी, सीपी न्यू, इसमें से 100 घटा दें, 100 रुपए घटा दें, और जो सेलिंग प्राइस है इसमें से भी 100 रुपए घटा दें, ये आ जाएगी न्यू सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो 4% लाभ अधिक हो, तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट
ये 4% अधिक हो रहा है, तो 20 में 4 और जोड़ रहा है, तो अब ये हो रहा है प्रॉफिट 24% का। तो अब यहाँ से हम वैल्यू रख दें, तो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ये होता है फार्मूला। तो एस पी एस पी एस पी 120 माइनस 100 है, 120 एक्स माइनस 100 और माइनस सी पी हो जाएगा 100 एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है हमें सी पी 100 एक्स माइनस 100 इंटू 100, और ये हो जाएगा 24%, तो ये इक्वल हो जाएगा 24 के। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 100 इधर ले आए, तो 24/100, और 100 से ये 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 100x माइनस 100, 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 6, 4 से इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5x, और 100 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6/1, और ये हो जाएगा 5x/x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6x माइनस 6, और ये आ जाएगा 5x, तो 5x इधर ले आएंगे, 6x में घटेगा तो ये आ जाएगा 6x, और ये आ जाएगा 6, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6, और क्रय मूल्य हमें फाइंड करना था, क्रय मूल्य माना गया था 100x, तो 100 इंटू 6 ये आ जाएगा 600, तो 600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। y का मान ज्ञात करना है, ये कंडीशन दी हुई है, इसमें y का हमें मान निकालना है, तो इसे इस फॉर्म में बनाने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √7 प्लस √2, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर में, तो √7 प्लस √2 इंटू √7 प्लस √2 किया जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा √7 प्लस √2 इंटू √7 माइनस √2, और ये इक्वल है x प्लस वाई √14 के, इसका स्क्वायर करें तो 7 और 2 9, और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू √7 इंटू √2, तो 7 दूनी 14, तो √14 आ जाएगा, और ये कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो 7 √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर किया जाएगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस वाई √14, तो इसे सॉल्व करें तो 9 प्लस 2 √14, और डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, ये आ जाएगा x प्लस वाई √14, तो ये हो जाएगा 9/5 प्लस, और ये हो जाएगा 2/5 √14 इक्वल टू x प्लस वाई √14, √14 ये √14 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू ये इसके साथ इक्वल हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू पूछी जाती तो यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर वाला टर्म है, x का पार्ट है, वो इसके साथ इक्वल हो जाता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 9/5 हो जाएगी, और y की वैल्यू 2/5 हो जाएगी, तो इसमें y की वैल्यू पूछी गई है, तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 सही 1/3% के हानि पर बेचता है, लेकिन कुल मिलाकर 25 रुपए का लाभ होता है। दूसरी ओर यदि वह मेज को 8 सही 1/3% की हानि पर और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये क्या है? तो एक मेज है, तो मेज है और कुर्सी है, मान लेते हैं इसकी जो कीमत है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो x है, और कुर्सी की है y, तो 12.5% का लाभ हो रहा है, और इसमें हानि हो रही है, तो 25 रुपए का लाभ हो रहा है, तो x x में कितना लाभ हो रहा है, 12.5% का, तो 12.5% का यहाँ पर लाभ निकाल लें। x इसकी कॉस्ट प्राइस है, इसमें अगर हम 12.5% निकालें तो ये आ जाएगा इसका प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा इसका प्रॉफिट। अब कुर्सी पर इतने का हानि हो रही है, तो ये लाभ हो रहा है, और इसी में अगर हम हानि भी जोड़ दें तो जो टोटल उसका लाभ हो रहा है, ये 25 रुपए का, ये 25 के इक्वल हो जाएगा।
तो इसको भी जोड़ दें, क्योंकि ये हानि हो रही है तो माइनस होगा। और y इसकी कॉस्ट प्राइस है तो y, और 8 से 1/3%, तो 8 से 24, 1 25, 25/3%, परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लें, 12.5 से ये कटेगा तो आ जाएगा 8, 25 से ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, तो x/8 माइनस y/4 12, ये आ जाएगा 25। और यहाँ पे एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x 2y, और ये आ जाएगा 25। तो 3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 गुणे 25, तो 24 का 1/4 6, 600। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरे में दिया हुआ कि यदि वह मेज को इतने हानि पर, तो मेज हानि पर बेची जा रही है, तो मेज की हानि निकाल लें, तो मेज की कॉस्ट प्राइस है x, और हानि हो रही है 8 से 1/3%, तो हानि हो रही है तो माइनस, तो 8 त्रिक 24 और 25, 25 डिवाइडेड बाई 3% में है तो 100 से मल्टीप्लाई, और प्लस, क्योंकि यहाँ पर अब जो दूसरा कंडीशन है कि कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 12.5% उसके कुर्सी का निकाल लें, कॉस्ट प्राइस का निकाल लें, कॉस्ट प्राइस कुर्सी की y है, तो इसमें लाभ, लाभ 12.5% में है तो 100 से डिवाइड, और ये इक्वल हो जाएगा, ये कह रहा है कि ना तो लाभ होता है ना तो हानि, तो इसका जो एडिशन आएगा ये आएगा 0 के इक्वल। अब इसे सॉल्व कर लें, 25 से ये डिवाइड होगा 4, 12.5 से इसे डिवाइड करें तो क्या जाएगा 8, तो ये हो जाएगा माइनस x/4 3 12, और ये हो जाएगा प्लस y/8, ये इक्वल टू 0, तो इधर ले आए इसको, ये हो जाएगा x/12 इक्वल टू y/8, तो 4 से डिवाइड करें 3, 4 से ये डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 2। तो फाइंड क्या करना है, मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य x है, तो y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो वैल्यू पता हो जाएगी, y की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो y हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 2/3x, ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दें, 3x माइनस 2 गुणे y है 2/3x, ये हो जाएगा 600 की। तो सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 दूनी 4/3x, और ये हो जाएगा 600। 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 गया 5x/3, और ये हो जाएगा 600 की। 5 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 120, और x अब मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 120 गुणे 3, आ जाएगा 360, ये हो जाएगा रुपए, 360 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। गणित में एक छात्र को पहले टर्म की तुलना में दूसरे टर्म में 16% अधिक अंक मिले, यदि उसे दूसरे टर्म में 87 अंक मिले, तो पहले टर्म में उसके अंक क्या थे ये फाइंड करना है। तो पहले टर्म में की तुलना में दूसरे टर्म में 16% अधिक मिले हैं, तो पहले टर्म में मान लेते हैं 100x थे, क्योंकि 16% इसका निकालना आसान हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में 100x थे, तो सेकेंड टर्म में ये हो जाएगा 116x, क्योंकि 16% बढ़ाना है तो 16x और बढ़ जाएगा इसमें, और 116x की जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है 87, क्योंकि 87 अंक मिल रहे हैं दूसरे टर्म में, ये इसके इक्वल हो जाएगा। हमें वैल्यू क्या चाहिए पहले टर्म की, 100x है इसका पहले टर्म का, तो 100x की वैल्यू चाहिए, तो 87 को 116 से डिवाइड कर दें, 116 से डिवाइड कर दें, 100x की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 29 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 29 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 29 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, तो 25 तियम 75, 75 ये आ गई किसकी 100x की वैल्यू, तो पहले टर्म का हमने मान रखा था 100x, ये आ गया 75, तो इसका आंसर आ जाएगा 75, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 6 से विभाजित करना है, ये नंबर है इसको विभाजित करना है, तो शेषफल क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये फाइंड करना, तो 7 की पावर 13 है प्लस 1 को 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर का रूल होता है
कि अगर दो एडिशन को हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनका जो शेषफल होगा अलग अलग डिवाइड करने पर वो जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये ये 7 की पावर 13 है और ये 1 है, तो इनका जो रिमाइंडर होगा अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो वही इसका टोटल रिमाइंडर आ जाएगा। तो 7 की पावर 13 को अलग डिवाइड कर लें 6 से, और 1 को अलग डिवाइड कर लें, तो अब इसका रिमाइंडर निकाल लें। तो 7 की पावर 13 है, अगर 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। पावर 13 लगी है तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1 की पावर 13, और प्लस ये ऐड हो रहा है, और 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो रिमाइंडर हो जाएगा 1 की पावर 13 1, और ये आ जाएगा 1, तो 1 1 2, रिमाइंडर आ जाएगा 2, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जमीन पर दो खंभे खड़े हैं, उनके पैरों और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो 10 मीटर का एक खंभा है, कह रहा है कि 48 मीटर की दूरी पर है। एक और जो खंभा है 48 मीटर की दूरी पर है, और क्या दिया है कि 50 मीटर उनके शीर्षों के बीच की दूरी है। अगर ये शीर्ष, ये खंभा है, ये 10 मीटर का है, और एक खंभा और है, ये कह रहा है कि इनके जो शीर्ष की दूरी है ये है 50 मीटर। 50 मीटर, तो ये जो लंबाई होगी, इसकी हाइट होगी, ये भी 10 मीटर होगी। इसके सापेक्ष ये 90 डिग्री होगा, तो ये 48 मीटर होगा। इसकी हम हाइट निकाल लें, तो ये जो टोटल हाइट होगी तो ये हो जाएगी h प्लस 10। यही वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो h की वैल्यू हम पहले निकाल लें। h यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें पाइथागोरस लगा दें। ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। h का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ए माइनस बी, ये हो जाएगा 50 माइनस 48 2, और ए प्लस बी, तो 50 और 48 98, तो एच हो जाएगा 2, यहाँ से 2 गुणे 49 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब एच निकालें, तो 1 2 यहाँ से निकलेगा, और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 7। तो हाइट ये हो जाएगी 14 मीटर। ये एच की वैल्यू आ गई 14, और टोटल अगर हमें चाहिए तो एच प्लस 10, तो 14 10 24 मीटर। तो 24 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि 15 सीटों वाली एक पुस्तक 100 प्रतियों के लिए 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 सीटों वाली एक पुस्तक की 750 प्रतियों के लिए कितने रिम कागज की आवश्यकता होगी, ये फाइंड करना है। तो सीटों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, सीट्स अगर ज्यादा हैं, तो ये रिम ज्यादा लगेंगी, रिम्स। और प्रतियों की संख्या अगर ज्यादा होगी, कॉपीज की, तो रिम फिर भी ज्यादा लगेगी। तो सीट, नंबर ऑफ सीट्स इनटू कॉपीज, और डिवाइड करेंगे रिम से, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो पहले के लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। तो पहली कंडीशन में 15 सीट थी, तो 15 गुणे कॉपी 10 थी, कॉपीज 10 थी, और रिम कितनी थी 26। 26, और ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, इसका जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो दूसरे कंडीशन में वो भी कांस्टेंट रहेगा, 13 सीट, तो 13 कॉपीज, कॉपीज यहाँ पे 750। रिम की संख्या फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं ये x। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 0 से 0, 5 से ये डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 15। 15 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा 13 गुणे 13, तो आ जाएगा 169। तो 169 रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कोहरे में चलती हुई एक गाड़ी एक आदमी के पास से गुजरी जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता था, और उसे गाड़ी 100 मीटर दूरी तक दिखाई दे रही थी। तो गाड़ी की गति क्या थी, ये फाइंड करना है। तो स्पीड निकालनी, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस
अपॉन ये हो जाएगा टाइम, जो समय होगा, टाइम, डिस्टेंस है 100 मीटर, 100 मीटर, और टाइम 4 मिनट है तो इसे सेकंड में बदल लें, तो 4 गुणे 60 सेकंड, सेकंड। और ये जो स्पीड आंसर में दिया हुआ है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। तो स्पीड निकालें तो ये हो जाएगा 0 से 0, और 6 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 आ जाएगा, 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6/4, ये आ जाएगा 3.2, सॉरी, ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ जाएगी स्पीड, और ये स्पीड जो होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि गाड़ी की जो गति की दिशा है अगर इस साइड है, तो जो आदमी जा रहा है वो भी इसी साइड जा रहा है। तो अगर गाड़ी की गति अगर हम मान लें x है, तो इसकी जो आदमी की स्पीड ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो x-3 हो जाएगा। तो ये जो स्पीड है ये रिलेटिव स्पीड है, ये आ जाएगी x-3, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालने तो 3 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक घन के प्रत्येक किनारे 50% की वृद्धि की जाती है, जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए कि क्या हो। 50% बढ़ रहा है तो इसका एक किनारा मान लें ये है 2x, क्योंकि 50% इसका निकालना आसान हो जाएगा। पहले अगर 2x था, 50% बढ़ रहा है तो ये आ जाएगा 3x। और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर गुणे 6। तो पहली कंडीशन में निकाल लें तो 6 गुणे 2x का होल स्क्वायर, तो 6 गुणे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो आ जाएगा 24x स्क्वायर। और दूसरे कंडीशन का निकालें तो 6 गुणे 3x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 गुणे 3 तिक्का 9x स्क्वायर, तो 9 छके 54x स्क्वायर। तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना बढ़ रहा है, तो अब हो रहा है 54, अब हो रहा है 54, पहले था कितना 24, कितने से हो रहा है 24 से, पहले 24 था तो 24 से डिवाइड, ये आ जाएगा 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा परसेंट। सॉल्व कर लें, 54 में से 24 घटेगा तो 30, और ये 24 पहले था गुणे 100, ये आ जाएगा परसेंट में। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 5, 6 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25, 25 पंचे 125%। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक आयताकार मैदान 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत जो है ये आ रही है 1920 रुपए। यदि इसकी लंबाई 23 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। चौड़ाई फाइंड करना है तो मान लेते हैं ये है बी, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ फाइंड करना है तो मान लेते हैं ये है बी। बाड़ लगाई जा रही है तो इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, परिमाप या कहें पेरीमीटर, ये हो जाएगा 2 गुणे एल प्लस बी, और 2 गुणे एल, एल की वैल्यू यहाँ पे 23, और बी की वैल्यू चौड़ाई दी नहीं है तो बी मान लिया गया है तो यह आ जाएगा बी। और परिमाप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1920 ये टोटल अमाउंट लग रहा है, और इसकी जो कीमत दी जा रही है प्रति मीटर की जो कीमत है लगाने की 24 है, तो अगर हम 24 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से भी परिमाप निकाल सकते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ से निकालें तो 24 अट्ठे 192, ये आ जाएगा 80। तो परिमाप यहाँ से आ गया 80, यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 23 प्लस बी, तो इस साइड लें तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17, और ये था मीटर, 17 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग फाइंड करना है कि क्या होगा। माध्य निकालना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा, तो सभी को हम ऐड कर लें तो 8 4 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 6 32, 2 34, 34 से आ गया 4, 4 3 यहाँ पे आ गया, 3 2 5 6, 6 2, 6 2 8, 2 10, 10 11 12 13 14, 144, और माध्य निकालना है तो 8 से डिवाइड, क्योंकि 8 यहाँ पे नंबर है तो 8 से डिवाइड, तो 18 अट्ठे 144,
तो 18 इसका आ गया माध्य, या कहें ये आ गया मीन। मीन आ गया। मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर 10 है, फिर है 12 है, फिर 14 है, और फिर 16 है, 18 है, फिर 20 है, फिर है 2 2 4 6, फिर है 26 और उसके बाद 28। 8 नंबर है, तो लास्ट के 3 और पहले 3 हटा दें तो केवल 2 नंबर बचेंगे, इसी का हम एवरेज ले लें। तो 16 और 18 34, 34 बटे 2 ये आ जाएगा 17। तो ये हो जाएगा मीडियन। मीडियन और एडिशन फाइंड करना था मीन और मीडियन का, तो 18 और 17 35, 35 इसका आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 1391 सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष को 7 9 11 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 3 बचे। तो इससे डिवाइड होनी है, तो इसका एलसीएम ले लें। तो 7 9 11 इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन। 7 गुणे 9 गुणे 11, 11 9 99 गुणे 7। अगर ये 100 होता तो 700 होता, एक कम है तो 7 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 693। 693। और ये जो नंबर दी हुई है 1391, इसमें से छोटी संख्या घटानी है। अगर ये नंबर ना दी हुई होती तो इसमें हम 3 जोड़ देते, 3 जोड़ देते और यही इसका आंसर आ जाता 696। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये दी हुई है कि इसमें से हमें वो सबसे छोटी संख्या घटानी है जिससे ये तो इससे डिवाइड भी हो और 3 शेष भी बचे। तो यहाँ पर हमें 3 अभी नहीं जोड़ना। तो ऐसा क्या करें, 693 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि इसके पास पहुंच जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12, 1 13, 1386 ये इसके करीब पहुंच गई है। और 3 शेष भी बचना है तो 3 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 1389। तो जो वो संख्या होगी वो 1389 होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 1391 में से ऐसी क्या संख्या जोड़ दें कि वो संख्या ये हो जाए, क्योंकि ये जो कंडीशन से हमने निकाली है 1389, वो ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉलो कर रही है। तो 1389 बनाने के लिए इसमें से ऐसा क्या घटाएं, तो 1391 में से ये घटा दें तो हमें पता चल जाएगा 1389 को। तो यहाँ से हमें घटाना पड़ेगा 2, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक मीनार का शिखर भूमि पर अपने पैर से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पूरक उन्नयन कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि क्या है। मान लेते हैं कि मीनार है और कह रहा है कि एक 16 मीटर पर और एक 25 मीटर पर दो बिंदु हैं और एक दूसरे से पूरक कोण बना रहे हैं। ये अगर थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये मान लेते हैं ये है हाइट h, ये जो फाइंड करनी है इसकी ऊंचाई। और ये जो दूरी है ये 16 मीटर है और इतनी ये पूरी दूरी ये हो है 25 मीटर। तो यहाँ से tan थीटा लगा दें, tan थीटा तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा h अपॉन 25, एक इक्वेशन ये आ गई। और इस कोण से लगाएं tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये आ जाएगा h बटे 16, एक इक्वेशन ये बन गई। और tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा h बाई 16, इक्वेशन ये बना देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये तो 1 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो h बटे 25 गुणे h बटे 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h स्क्वायर आ जाएगा 25 गुणे 16, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो h आ जाएगा 5, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4। तो हाइट आ गई 20 मीटर। यही पूछा गया था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक काम को पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के बाकी सदस्यों ने 12 दिनों में काम पूरा कर लिया तो पुरुषों की संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या थी, ये फाइंड करें। तो एमडीएच का फार्मूला लगा दें, एमडीएच का
तो मेन, डे, आवर, आवर है नहीं, एच भी यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। तो मैन इंटू डे, ये जो वैल्यू होगी ये कांस्टेंट रहेगी। तो ये फार्मूला हो जाएगा m1 d1 इक्वल टू m2 d2, ये हो जाएगा। मेन की संख्या यहाँ पे दी नहीं हुई है, मान लेते हैं पहले थी x, x थी तो x और दिन 10 थे। अब कह रहा है कि 5 अनुपस्थित रहे, तो 5 इसमें से और कम हो रहे हैं, तो x -5 हो गया। अब दिन लग रहे हैं 12, तो x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 12x माइनस 7। तो इस साइड ले आए तो 12 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 2x और ये इधर जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x की वैल्यू 60/2 आ जाएगा 30। तो पहले आदमी थे 30, यही हमें फाइंड करना था। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 200 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो पहले 1 से 1000 तक की निकाल लें जो 7 से डिवाइड हो रही है, तो 7 से डिवाइड कर लें 1000 को, तो 7 एकम 7, यहाँ बचा 30, 7 चौके 28, अब बचा 20, 7 दूनी 14। तो 142 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1 से 1000 तक में 7 से डिविजिबल होगी। और 200 तक निकाल लें, 200 तक निकाल लें जो 7 से डिवाइड हो रही है, तो 7 दूनी 14, अब बचा यहाँ पे 60, 8 सत्ते 56, 28, 28 ऐसी संख्या है जो 1 से 200 तक हैं। तो इन्हीं का डिफरेंस ले लें तो ये हमें पता हो जाएगा कि 200 से 1000 के बीच 7 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली वो संख्या। 142 में से 128 घटेगा तो आ जाएगा 114। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया गया पाई चार्ट एक टूर्नामेंट में मैचों के खेलवार वितरण को दर्शाता है। यदि कुल 300 मैच खेले गए तो फुटबॉल के लिए कितने मैच खेले गए, ये फाइंड करना है। तो फुटबॉल के लिए यहाँ पे 17% दिया हुआ है, टोटल 300 मैच है तो 17% इसका निकालें, तो 17 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 से 51, तो 51 फुटबॉल के मैच खेले गए। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक और पाई चार्ट का क्वेश्चन है। 100 छात्रों के समूह के पसंदीदा विषयों को दर्शाता है। पाई चार्ट में गणित को दर्शाने वाले क्षेत्र के लिए केंद्र पर कोण क्या है, ये फाइंड करना है। तो मैथ्स का जो सेक्टर बनेगा, एंगल का सेक्टर बनेगा, वो फाइंड करना है कि कितना डिग्री का बनेगा। तो मैथ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 25 दी हुई है, तो 25 और टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं इन सभी को ऐड कर लें, तो 8 5 13, 13 7 20, 2 2 2 4, 6 2 8, 2 10, 100। तो टोटल 100 है, जिसमें से 25 मैथ का है, और जो टोटल एंगल बनता है पाई चार्ट का, ये बनता है 360 डिग्री का। एंगल चाहिए तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो 5 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए।